और यंग इंडिया क्या करती है, 50 लाख रुपया देती है किसको, नेशनल हेराल्ड को। उस कंपनी में दो मेन शेयर होल्डर बने, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी। कि अगर एक कंपनी के पास में 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एसेट है, और 90 करोड़ का उसका लोन है, तो वो कंपनी 50 लाख में कैसे बिक सकती है। निश्चित कर दिया गया कि इसका जो चेयरमैन होगा यंग इंडिया का, वो नेहरू गांधी परिवार से होगा, किसी की फैमिली से होगा। कांग्रेस जो है वो इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। हमारे यहाँ क्या होता है, पॉलिटिक्स इस तरह से है कि आप कुछ भी घोटाला कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, और फिर आप हो गए राजनीतिक प्रतिशोध निकाल रहे हैं। आप देखो अखिलेश यादव जी हैं, वो पूरे के पूरी सपा पार्टी से अपील कर रहे हैं कि आप दैनिक जागरण पेपर ना खरीदें। गुजरात दंगों को लेकर एलिगेशन लगे थे, इन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। ये पूरी जांच प्रक्रिया से निकली, जिसने कोर्ट के सामने बुलाया गया, घंटों घंटों बैठे रहे। मुद्दे से थोड़ा भटक जाएंगे, पर मैं पूछ लेता हूं, क्या दिल्ली वाले बस कर रहे हैं केजरीवाल साहब? बिजली की कटौती गर्मियों में सब जगह होती है, नॉर्मल सी चीज है, लेकिन क्या अभी हो रही है? केजरीवाल के समय में नहीं होती। 50-60 लाख में खरीदी थी और 75 करोड़ के आसपास उन्होंने बेची विद इन 1 आवर। यानी कि आपको बता दिया गया था डीएलएफ के द्वारा कि आप इस जगह में खरीदो, और हम 1 घंटे में आपसे कह रहे हैं परचेज कर देंगे। क्या कांग्रेस इस मामले में सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रही है? इतने बड़े नेताओं पर कार्रवाई संभव है, क्योंकि देखिए नेशनल हेराल्ड भी कब से चल ही रहा है। अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो एक अलग बात है, और मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी बड़े नेता को सजा हुई, चाहे लालू यादव हो, चाहे हो राम रहीम। ऐसी कौन सी जेल है साहब की 20 दिन वहाँ 30 दिन वहाँ, ऐसी जेल तो मतलब परोल पे आते रहते हैं। ये परोल एक आम आदमी को क्यों नहीं मिल पाता? आप यहाँ पे चलिए, बिहार में कांग्रेस पर गिनती की सीटें नहीं है, तो यहाँ पे तुम क्या बड़ा छाल दोगे, कर दोगे। 1 राष्ट्र 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, 5 साल फिर चुनाव का भांडा खत्म हो जाएगा। हमारी जुडिशरी जहाँ पहले ब्रिटेन की जुडिशरी की तरह काम करती थी, लेकिन 1978 के बाद हमारी जुडिशरी अमेरिका की जुडिशरी की तरह काम करने लगी। थर्ड पर्सन को पहले लोग ये कहता था कि थर्ड पर्सन पर पति केस कर सकता है कि तूने मेरी पत्नी के साथ में रिलेशंस कैसे बनाए, अफेयर कैसे चलाया। अब आपने फ्री कर दिया। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? नमस्कार, द ओपन पोडियम के कार पॉडकास्ट में आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी, और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं और लेखक भी हैं। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। हमारे साथ हैं निपुण आलम्बियान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो निपुण जी विदेश मामलों के जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो हम उनसे सभी विषय पर बात करेंगे, लेकिन जो इस वक्त जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। ज्वलंत मुद्दा है नेशनल हेराल्ड। पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नेशनल हेराल्ड क्या है? कौन सी ऐसी बला है, कौन सी ऐसी हड्डी है जो सोनिया राहुल के गले में अटक चुकी है? देखिए, ये एक न्यूज़पेपर था और एक कंपनी थी, न्यूज़पेपर भी था, इसमें 2-3 इसके हिंदी के भी और एक उर्दू का भी, 2 न्यूज़पेपर से और जुड़े हुए थे। और ये था मैटर क्या कि नेशनल हेराल्ड जो था, इसकी अगर हम टोटल प्रॉपर्टी देखें तो करीब 2400-2500 करोड़ की बताई जा रही है, आंकलित की गई कि इतनी करोड़ की इसकी कंपनी थी। ठीक। लेकिन 90 करोड़ की इसके ऊपर क्या थी, देनदारी थी, यानी कि आपका लोन था 90 करोड़ का नेशनल हेराल्ड के ऊपर, जो एक कंपनी थी। ठीक है। अब होता यह है कि जो मामला शुरू होता है विवाद का, मतलब आपका औपनिवेशिक दौरान, यानी कि आजादी से पहले का ये पूरा कंपनी है। इसके एक हिंदी का अखबार भी था और एक इंग्लिश का और एक आपका उर्दू का। ठीक। तो होता यह है मैटर कि एक कंपनी बनाई जाती है, नई कंपनी, यंग इंडिया के नाम से। ठीक है। और यंग इंडिया क्या करती है, 50 लाख रुपया देती है किसको, नेशनल हेराल्ड को। ओके, यंग इंडिया ने दिए नेशनल हेराल्ड को 50 लाख रुपए। ठीक है। और कहा कि तुम्हारा जितना लोन है सब कुछ जो है वो सब मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब मेरी जिम्मेदारी हो गई, जो भी तुम्हारे ऊपर बकाया जो बकाया वो मैं दूंगा। ठीक है। अब मामला क्या था, जो यंग इंडिया बनाई गई, उस कंपनी में 2 मेन शेयर होल्डर बने, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी। ठीक। दोनों ने 38% शेयर लिए यंग इंडिया के। ओके। और बाकी 24% जो शेयर थे वो आपका दे दिए किसको, वो दे दिए गए अन्य और कांग्रेसी नेताओं को। और मोस्टली जो थे आपके जो कांग्रेसी नेता थे वो बुजुर्ग थे, उनमें जो बड़े बड़े नाम थे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ 2-3 का, तो उनकी डेथ भी हो चुकी है। ओके। तो वो शेयर भी क्या हुआ कि अपना सारे इनके पास ही, राहुल गांधी जी के पास शेयर सोनिया गांधी जी के पास में आ गए। ठीक। प्रश्न यहाँ पर ये है कि अगर एक कंपनी के पास में 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एसेट है, ठीक, और 90 करोड़ का उसका लोन है, ठीक,
तो वो कंपनी 50 लाख में कैसे बिक सकती है? बिल्कुल सही बात है, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। और बात क्या थी कि आप अगर 2400 करोड़ कंपनी है, 100 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच दीजिए, 90 करोड़ का लोन उतार दीजिए, 2300 करोड़ कंपनी आपकी फिर भी रह जा रही है। तो आपने क्या किया कि वो सारी की सारी अपने परिवार की अपनी कंपनी बनाई, जिसमें 2 लोगों ने 38 यानी कि आप कितना परसेंट शेयर हो गया? तकरीबन आपका 76% 2 लोगों के पास, परिवार के पास में आपकी आ गई। और कमाल की बात क्या है कि यंग इंडिया में ये भी निश्चित कर दिया गया कि इसका जो चेयरमैन होगा यंग इंडिया का, वो नेहरू गांधी परिवार से होगा, किसी इन्हीं की फैमिली से होगा। मतलब वही कांग्रेस की तरह प्राइवेट कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई। तो प्रश्न ये था कि कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख दिए और यंग इंडिया को सारे साल पूरा की सारी प्रॉपर्टी और सारी देनदारी आ गई। ये जो फंड ट्रांसफर का तरीका था यंग इंडियन को, ये क्या गैर कानूनी था या इसमें कुछ लूप होल्स थे जिनका फायदा इन लोगों ने उठाया? देखिए, अब क्या होता है ना कि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से देखो होता क्या है कि जिसने शेयर इशू किए वो इन्होंने शेयर खरीदे, लेकिन प्रश्न वही था कि आपने 2400 करोड़ को 50 लाख में कैसे ट्रांसफर कर दिया? ठीक है। अब यही घोटाला है और इसी की पूरी जांच चल रही है। हुआ कैसे मैटर, इसी की पूरी जांच है। ये मैटर हुआ तो कैसे? तो आपने जो पब्लिक प्रॉपर्टीज थी, जो पब्लिक का मैटर था, पब्लिक का पैसा था, उसको आपने क्या कर लिया? सारा आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर कर लिया। दैट इज द इशू। कांग्रेस जो है वो इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है कि भाई ये हमसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हर चीज बहुत सिंपल सा, मैंने आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। मैंने बहुत साधारण सी भाषा में बताया, 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी, 90 करोड़ का आपका लोन, हाउ इट्स पॉसिबल 50 लाख में चला जाएगा? सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें अगर आप राजनीतिक प्रतिशोध कहें तो किस बिहार पे आप कह रहे हो? आपको तर्क दे दीजिए, आपका कोई लॉजिक नहीं है। आप लॉजिक बस राजनीतिक प्रतिशोध कैसा बता दो ना भाई, दूध का दूध पानी का पानी। ईडी के सामने आपकी जांच हो रही है, आप सारे डॉक्यूमेंट वहां पर दीजिए। चार्जशीट अगर ईडी ने जमा की है, देखिए एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई भी एजेंसी अगर चार्जशीट दाखिल करती है तो वो बकायदा पूरे सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर करती है। ऐसे अधिकारी नहीं कर सकते। और हम देखिए हमारे यहाँ तो जुडिशरी हर चीज बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हो जिस प्रकार जुडिशरी के डिसीजन आते हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर रहा हो, डिसीजन रहा हो आपका, या आपका अभी रिसेंटली जो हम देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आपका आया है, उनके संदर्भ में हम देख सकते हैं बहुत सारे डिसीजन इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे। अभी जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर अंतरिम में एक तरह से आदेश दे दिया है कि 7 दिन में जवाब दो आप, जुडिशरी ने क्वेश्चंस क्रिएट किए। तो लेकिन वो तो जांच एजेंसियों को तो मौजूदा सरकार का गुलाम बताते हैं, तोता बताते हैं कि कुछ नहीं मिलता तो इन्हें आगे कर देते हैं। इस पर क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि अगर ईडी या उन्हें किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो शायद उन्हें कोर्ट पे करना चाहिए, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है। देखो, हाँ नहीं, उसमें वही मैं कह रहा हूँ। हालांकि वो चार्जशीट जो है वो आपका जो है ईडी कोर्ट के सामने पेश हुई है, ईडी का ही कोर्ट है। लेकिन कितनी भी एजेंसीज हो, ये सब आपकी जुडिशरी के अंदर आते हैं। जितने ट्रिब्यूनल्स हो, जितनी एजेंसीज हो, कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं होगी, कोई भी ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं होगा जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना आए। तो आपके पास में राइट्स है, आप ऊपर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाई अभी जो वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर लोग पहुंचे, वो आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का रीजन क्या था, कारण क्या था? यही रीजन था, यही कारण था। तो वो तो आपको भी राइट्स मिला है जाने का। आपको ध्यान होगा कि जब पूछताछ हुई, ईडी ने पूछताछ करी इन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस ने कहा, एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, दूसरी तरफ जब पूछताछ करती है जांच एजेंसी तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। फिर क्या न्यायिक प्रक्रिया का अपमान नहीं? देखिए, लोकतंत्र, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको कोई ना कोई तो बेस बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, पॉलिटिक्स इस तरह से है कि आप कुछ भी घोटाला कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए और फिर आप हो गए राजनीतिक प्रतिशोध निकाल रहे हैं, कुछ भी आप मैटर कर लीजिए, कोई आधार तो होना। ये तो कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। लेकिन मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया, ये बात आपके गले उतरी कि 2400 करोड़ की जिसके पास में प्रॉपर्टी हो, वो 90 करोड़ के लोन के कारण कंपनी को बेच दे रहे हैं। आप बता दीजिए, आपको ये बात गले उतर रही है क्या? हम भी लोग दुनियादारी में रह रहे हैं, पब्लिक में रह रहे हैं, कैसे आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं? कैसा इसका उत्तर क्या है? कांग्रेस का कोई भी नेता, मैं इतनी डिबेट्स में बैठता हूँ, मेरे सामने एक भी कांग्रेस का प्रवक्ता इसका उत्तर नहीं दे पा रहा मुझे।
मैं परसों भी एक चैनल बैठा, मैंने यही पूछा, मैं ये बता दूं तुम 2400 करोड़ की जो कंपनी है जिसके पास 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 90 करोड़ की देनदारी कारण बिक गई। हाउ इज पॉसिबल? और कांग्रेस प्रवक्ताओं के क्या तर्क हैं, क्या है पार्टी लाइन? लेकिन नहीं, आप हमें राजनीतिक प्रतिशोध कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध के साथ घेरा जा रहा है। पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ है। कंपनी बेचना चाहा, लॉस में जा रही थी, कांग्रेस पार्टी ने उसको फंड दे के क्या खरीद लिया और जो राहुल गांधी सोनिया गांधी ने उसको अपना मैनेज कर रहे हैं। मैंने कहा 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए आपने वो किया है। बिल्कुल। और अगर कोई समस्या थी तो हो सकता है कि आप कोर्ट चले जाते। और कोर्ट रोक एक लगा चीज मुझे एक बड़ा हाँ। इंटरेस्टिंग बात याद है। हाँ। नेशनल हेराल्ड कंपनी है आपकी ना, हाँ। न्यूज़पेपर एक उर्दू का, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। राइट। अगर अभी एक मुझे आप देख रहे हो अखिलेश यादव जी हैं, वो पूरे के पूरी सपा पार्टी से अपील कर रहे हैं कि आप दैनिक जागरण पेपर ना खरीदें। हाँ, देखा होगा आपने। तो कांग्रेस भी तो एक अपील कर सकती थी कि भाई हमारे 3 अखबार हैं, कांग्रेस पार्टी की चलाती है इसको, इन 3 अखबार को, और जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सब इन अखबारों को खरीदें। वैसे 90 करोड़ पूरे हो जाते। मुझे ऐसे मेरे दिमाग में बात आई, ऐसे 90 करोड़ पूरे हो जाते, देनदारी पूरी हो जाती, आपने उसको बेचा क्यों? तो ये सिंपल से लॉजिक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और रही बात फिर जुडिशरी, देखिए अब जुडिशरी की जो प्रक्रिया है, अब तो ईडी कोर्ट में जाएगा मैटर, वहां जब फाइनल हो जाएगा तब आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का आपको राइट है। और मैं एक बात कहता हूँ, देखिए जब नरेंद्र मोदी जी की हम बात करते हैं, अमित शाह जी की हम बात करते हैं, गुजरात दंगों को लेकर एक एलिगेशन लगे थे, इन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। ये पूरी जांच प्रक्रिया से निकले, जितने कोर्ट के सामने बुलाया गया, घंटों घंटों बैठे नरेंद्र मोदी जी। हाँ, और इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी, खूब बैठे, खूब जांच हुई, कोई बात नहीं। अब ये तो केजरीवाल जी का आप देख लीजिए, वो भी कह रहे थे कि भाई आपने अगर कोई हुआ है, दिल्ली में हमने लीकर में देखा कि किस प्रकार से एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी, कैसे बेच देंगे? क्या वो जो ठेके वाले हैं वो उन्होंने दान खाता खोल दिया था? मुद्दे से थोड़ा भटक जाएंगे, पर मैं पूछ लेता हूँ, क्या दिल्ली वाले मस कर रहे हैं केजरीवाल साहब को? एक के साथ एक फ्री दिलवा रहे थे। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो तो थोड़े दिन का चला उनका, लेकिन मैं एक लॉजिक सी बात आप है, दिल्ली में ही रहते हैं, एक जनरल वैसे ही ये मुद्दे से बाहर का प्रश्न है कि क्या दिल्ली वाले मिस कर रहे हैं? नहीं वो तो उस समय मिस नहीं कर रहे थे जो पे और मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब पे मिस नहीं कर रहे हैं, वो तो लौटे ही नहीं है, दिखाई नहीं दिए। हाँ, वो नहीं, अभी देखिए प्रेजेंट सरकार है, अब देखिए बहुत एक्टिव है। और अभी दिल्ली में जितनी सड़कें टूटी हुई थी, सब सड़कें बन रही हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मतलब कभी समय से सड़कें टूटी हुई थी, वो अब पूरी रोडें तैयार हो रही है, सड़क तैयार हो रही है। दिल्ली वाले बहुत खुश हैं वर्तमान सरकार से, हर तरीके से। मतलब मैं देख रहा हूँ जैसे रोड बन रहे हैं लगातार, पूरे काम लगातार कर रहे हैं, यमुना की सफाई हुई है, बहुत सारे मैटर्स हैं वो हमको 1-2 महीने के अंदर ही दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बिजली काटी जा रही है, पहले भी बिजली कटती थी केजरीवाल सरकार में। किसकी बिजली काटी जा रही है? दिल्ली में बिजली कम आती थी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है, बिजली की कटौती गर्मियों में सब जगह होती है, नॉर्मल सी चीज है, लेकिन क्या अभी हो रही है? केजरीवाल के समय में नहीं होती थी? नहीं, केजरीवाल जी के समय में नहीं होती थी, ये बात सही है। और देखिए मैं मतलब मुझे मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जो मेन आपका पॉश एरियाज हैं वहाँ तो नहीं होती है, अभी भी नहीं हो रही है। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तो नहीं हुई, एक घंटा भी लाइट गई हो कहीं। हाँ, कुछ हो सकता है कुछ इलाके में गई हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर लेकिन उस समय भी होती होगी। मुझे ये पता है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, या जहाँ मेरा ऑफिस है, मुखर्जी नगर मेरा ऑफिस है, रोहिणी में रहता हूँ, मैंने कभी लाइट कटते हो ना तो उस समय देखिए ना, आप देखिए। चलिए वापस मुद्दे पे लौटते हैं जी। इसमें टैक्स चोरी का भी एक मामला है। हाँ, कि भाई इन्होंने जो टैक्स की देनदारी थी, इस मामले को लेके जहां तक मुझे ध्यान है शायद 400 करोड़ के आसपास कुछ टैक्स चोरी का भी है क्या इसमें? देखिए वही बात है कि आपने क्या किया कि जो प्रॉपर्टी थी आपने एक एनजीओ की तरह दिखाया, ठीक है, कि गैर सरकारी संगठन की तरफ से ये है, ठीक है, और उस गैर सरकारी संगठन के नाते आपने उस टैक्स को क्या देने से ब्रांड को बचा लिया। बस सिंपल सा बात है कि हम तो ये क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। कांग्रेस पार्टी के थ्रू खरीदा गया है। ये जो खरीदा गया यंग इंडिया को दिया किसने? कांग्रेस पार्टी ने दिया। ठीक। नेशनल हेराल्ड को खरीदा किसने? कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख में। 50 लाख रुपए किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और फिर उस कांग्रेस पार्टी से बनी है यंग इंडिया, उसके शेयर किसके पास सारे आ गए? वो राहुल गांधी परिवार के पास में। इसमें तो ये भी समझने वाली बात है कि पार्टी फंड से पैसा गया, हाँ, और जो शेयर नाम आए वो इंडिविजुअल के नाम, 2 लोगों के नाम, यंग इंडिया का बना दिया गया। हाँ। तो जो ये पूरा मैटर हुआ, एक तो बात है कि कांग्रेस पार्टी जो पब्लिक फंड है उसको दूसरी किसी प्राइवेट कंपनी को खरीदने में कैसे लगा सकती है, कि मैटर ये भी यहाँ पर निकल कर आता है। सही बात है, ये कैसे आप कर सकते हैं? और दूसरा, पार्टी जो होती है वो आपका जितने भी टैक्सेस होते हैं, पार्टी के पैसे को टैक्स देने की छूट मिली होती है,
यानी कि जैसे एनजीओ है और इस प्रकार से आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो वहां भी टैक्स का गोलमाल किया गया है कि टैक्स बचाने के लिए अपने कांग्रेस पार्टी से खरीदवाया। तो ये जो पूरा झोला है, अब यही जो सब चीजें हैं यही तो ईडी जांच कर रही है कि भाई तुमने कर कैसे दिया, ये क्या क्या तुमने कानून का लूप होल्स आपने निकाले, कहाँ से मैटर कैसे बनाया कैसे आपने, तो यही तो निकाला जा रहा है। राहुल गांधी हर मामले पे विभाग रहते हैं, ये देखा भी है, कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन इस मामले पे अभी मैं कल परसों देख रहा था, वो शायद कहीं से आ रहे थे, मीडिया वालों ने सवाल करने की कोशिश करी, उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। इस नेशनल हेराल्ड मामले पर बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, अब नेशनल हेराल्ड वाला मामला हो या रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला हो, ये दोनों मामले बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत साफ साफ से मामले हैं। दोनों ही मामलों में आपको जवाब नहीं मिलेगा, जवाब एक ही मिलेगा, राजनीतिक प्रतिशोध। अभी मैं देखा कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा जी को बुलाया गया था। हाँ, ये मामला हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, साथ साथ ही हुआ था। और मामला क्या हुआ था कि इन्होंने 1 घंटा पहले एक पूरा गुड़गांव में जो जमीन खरीदी और 1 घंटे के बाद ही डीएलएफओ को बेची। कितने रेट पर? उसके कई गुना रेट पर आपने बेच दी। अच्छा। मुझे ध्यान नहीं, कुछ 50-60 लाख में खरीदी थी और 75 करोड़ के आसपास उन्होंने बेची विद इन 1 आवर। यानी कि आपको बता दिया गया था डीएलएफ के द्वारा कि आप इस जगह में खरीदो और हम 1 घंटे में आपसे क्या परचेज कर लेंगे। हाउ इज पॉसिबल? ये यानी कि अंदर खाने आपकी कोई सेटिंग थी, नहीं तो उनको कैसे पता कि डीएलएफ 1 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने वाला है और नोटिफिकेशन जारी करेगा तो जो जमीन आप इस 1 घंटा पहले खरीद रहे हैं वो 75 करोड़ की होगी एकदम से। लेकिन क्या आपको मतलब जैसे रॉबर्ट वाड्रा भी ये कहते नजर आए कि मुझे तो निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, देखिए हर्ष जी, बात में फिर वही बात कहूंगा आपको, मैं साफ साफ सिंपल लॉजिक, तो डाटा है ना, ये तो पेपर में है। आप 1 घंटे पहले, मैं अभी क्या, मुझे आप कहेगी नहीं भाई ये आप प्लॉट ले लीजिए, मैंने कहा कितने, 50 लाख का, और 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति आया मुझे आके बोले कि मैं इसको 100 करोड़ में लेने को तैयार हूँ प्लॉट को। कैसे हो सकता है ऐसा? अगर ऐसा है तो सब करोड़पति बन जाएंगे। क्या कांग्रेस इस मामले में सहानुभूति बटाने की कोशिश कर रही है? देखिए वो तो करेगी सहानुभूति, और क्या आपको लगता है कि मिल पाएगी? नहीं, देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देख, कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है और सर क्या है कि आपका एक कैडर बेस्ड पार्टी बन चुकी है जो इतने लंबे से जो काम कर रही होती है। तो जो पार्टी के समर्थक होते हैं, पार्टी से जो लाभ लेने वाले लोग होते हैं, वो तो हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे, हमेशा आपके साथ में होंगे। लेकिन जब जांच होगी तो जांच में जो प्रक्रिया आपके सामने आएगी तो वो तो आपका तथ्य के आधार पर होगी। उस तथ्य को आप जवाब दीजिए, जवाब देंगे तो आपका खत्म हो जाएगा। और देखिए पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं सहानुभूति तो लेगी, और आधार क्या है उनके पास में, किस बेस पे बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत में बड़े नेताओं पर कार्रवाई संभव है? क्योंकि देखिए नेशनल हेराल्ड भी कब से चल रहा है, चल ही रहा है, अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो एक अलग बात है। और मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी बड़े नेता को सजा हुई हो। मतलब अगर आपको ध्यान हो तो आप मुझे सही कर सकते हैं। नहीं है, लालू यादव जी है, वो जेल में गए थे, है ना, बड़े ऐसी जेल का भी क्या फायदा जो सारा समय घर ही और हॉस्पिटल में निकाल दिया जाए। अच्छा, तो ये तो लूज होल होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कोर्ट वगैरह के। केजरीवाल जी भी अच्छे समय जेल में रहकर आए हैं और भी कुछ मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब मुख्यमंत्री मंत्री तो रहे हैं। कई राजस्थान के एक क्राइम हुआ था, भौरी देवी वाला मामला था, तो कई मंत्री इसमें मैं नाम बोल रहा हूँ, तो कई नेता उसमें भी आपके जेल में ही है, जेल में काफी लंबे समय तक रहे, होता है। लेकिन देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी हो, उस लेवल का नेता आपको कम देखने को मिलेगा। उस लेवल का नेता से आपका देवगौड़ा वाली फैमिली है, इधर आप चल सकते, तो उसमें आप देखेंगे तो ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो मैं कहूँगा जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पे आपको इस तरह की चीज नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, क्योंकि देखिए ना, आप लालू यादव जी ठीक है, लेकिन लालू यादव जी की जेल, ऐसी जेल तो आम आदमी को संभव है? आपको लग रहा है कि आम आदमी इस तरह से? फिर ये थोड़ा हम नेशनल हेराल्ड से अलग हट रहे हैं, क्योंकि जब बात आ ही गई है तो कर ही लेते हैं। चाहे लालू यादव हो, चाहे हो राम रहीम जी, ऐसी कौन सी जेल है साहब कि 20 दिन वहाँ 20 दिन वहाँ? ऐसी जेल तो मतलब परोल पे आते रहते हैं। ये परोल एक आम आदमी को क्यों नहीं मिल पाती? नहीं, ये प्रश्न आपका बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न है। लेकिन देखो क्या होता है ना हर्ष जी, एक आम आदमी के पास में तो बड़े वकील नहीं है, उनकी उतनी पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है। इन लोगों की पॉलिटिकली होता है। देखिए आसाराम बापू कितने समय से जेल में निकल के बाहर आ गए, आसाराम बापू जी, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो फॉलोवर हैं, आज भी कम नहीं है।
ऐसे राम रहीम का अपने नाम लिया, उनके फॉलोअर आज भी कहते हैं कि गलत तरीके से बताया गया है, जबकि उन्होंने नहीं किया है। और चुनाव के समय देखिए सरकार को क्या चाहिए, सरकार को वोट चाहिए, तो वो सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स यहाँ पे आ जाती है। लेकिन ये बात सही है कि आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह के मैटर को आप देखेंगे तो ये इश्यू जरूर क्रिएट होते हैं। और ये प्रश्न आपका बहुत वाजिब प्रश्न है, और ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे मुझे लगता है जुडिशरी हो या कोई भी हो, उनको एक्टिवली इस पे काम करना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए कि भाई कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो यही अगर हम देखें जिस तरह से लगातार चीजें चल रही हैं कांग्रेस को लेकर, 99 पे वो खुश हो गए थे, अब नेशनल हेराल्ड है तो उन्होंने इस नेशनल हेराल्ड को जोड़ना शुरू कर दिया कि साहब चुनाव आ गए हैं, बिहार का चुनाव है और अभी एक चुनाव है शायद साउथ में इस बार जी, तो आपको तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु का, तो आप क्या नजरिया रखते हैं इन दोनों राज्य पे कि क्या स्थिति कांग्रेस की रहने वाली है जो इस वक्त चल रही है कांग्रेस जिस हिसाब से? देखिए, एक तो क्या ना कि मैं बाबा चुनाव को लेके ना मुझे बड़ा वो होता है, हमारा देश में 28 स्टेट है, 8 यूटी है, चुनाव कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, होता रहता है। अब लोकसभा चुनाव आएगा तब भी बात उठेगी। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास में, गिनती की सीटें नहीं है। आप यहाँ पे चले बिहार में कितनी सीटें कांग्रेस पर, गिनती की सीटें नहीं है। तो यहाँ पे तुम क्या बड़ा उछाल दोगे, कर दोगे। और तुम्हारा एनडी गठबंधन कितना काम कर रहा है। अभी ममता बनर्जी वाले प्रकरण में खुद कांग्रेस खड़ा कर रही है मुर्शिदाबाद केस में आपका ममता बनर्जी को। दिल्ली वाले प्रकरण में जब केजरीवाल की बात आई थी, आप दोनों अलग अलग लड़ रहे थे चुनाव, हरियाणा में आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो ये तो अब आप दिल्ली, आप बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो कुछ इम्पैक्ट आरजेडी का है, बिहार का तो है, वहाँ पे कांग्रेस का तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। कितनी सीटें हैं वहाँ पर, कुछ भी सीटें नहीं है। तो बात है कि तो चुनाव तो भाई अब 2026 में फिर कहीं और राज्य के चुनाव है, तब उस प्रकार ये वाले चुनाव आ गए हैं, इसलिए सरकार पे कर रही है। 27 में यूपी का चुनाव है तो फिर यूपी में चुनाव कैसे कर रही है, तो चुनाव कैसे, इसलिए तो मोदी जी एक देश एक चुनाव, हाँ, वन राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा 5 साल, फिर चुनाव का भांडा कौन सा खत्म हो जाएगा कि भाई ये तो नहीं कहोगे ये चुनाव के चक्कर में जेल भेज दिया, तो वो अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब ये बहाने वाली बातें हैं। इस समय मुझे लगता है सरकार ने जानबूझ के इस समय चलाया होगा मैटर में, तो हालांकि जानबूझ कुछ नहीं होता। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, देखो मैं ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 15 साल से मैं ब्यूरोक्रेट्स को ही पढ़ाता हूँ, IAS के बच्चों को वहाँ पढ़ाता हूँ, और मैं बहुत अच्छे से इसी को समझता हूँ, जानता हूँ कि अधिकारी बगैर सबूतों के आधार पर किसी पे हाथ नहीं डालेंगे, इज द रियलिटी। क्योंकि अधिकारियों को पता, ठीक है, पॉलिटिक्स से प्रभावित होते हैं अधिकारी, उन्हें प्रमोशन चाहिए, मैं इस बात को बहुत प्रैक्टिकली स्वीकार करता हूँ, लेकिन उनका बकायदा होती है, क्योंकि उनको पता है जुडिशरी में मामला जाएगा, और जब जुडिशरी इसकी स्क्रूटनी करेगी पूरे मैटर की, तो हमारी खाट खड़ी कर देगी। तो वहां भी तो क्या रूल ऑफ लॉ चलता है ना। फिर देश, अगर आप ये कहेंगे कि पॉलिटिकल प्रतिशोध लिया जा रहा है, तो इमरजेंसी थोड़ी ना है कि आपका जुडिशरी सब कुछ कंट्रोल कर ली गई थी। जुडिशरी को आपको अधिकार ही नहीं सब बोलने का। मुझे एक केस याद आता है, ADM जबलपुर केस, मतलब जुडिशरी पे इतना कंट्रोल था गवर्नमेंट का कि जुडिशरी ने ये तक कह दिया था कि इमरजेंसी के दौरान आपका जीने का अधिकार तक नहीं चल सकता है। आज तो ऐसा नहीं है, आज जुडिशरी के गवर्नमेंट डिसीजन दे रही है। मैंने आपको 2-3 डिसीजन बताई दिए। बिल्कुल भाई, आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन कब दिया, ये तो सरकार भी कह सकती थी, ये तो बात गवर्नमेंट भी कह सकती थी ना कि जुडिशरी ने जानबूझ के लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन दिया। आप सो रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके पहले से, 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड था, तब से तो आपने याचिका नहीं, चुनाव के टाइम पे जाकर याचिका लगानी शुरू की, तब गवर्नमेंट भी कहती है कि चुनाव के समय याचिका लगा रहे हैं जाकर। तो सरकार ने तो ऐसा नहीं कहा, सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट किया, चुनाव लड़ी। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना आपको। कॉन्फिडेंस की बात तो मुझे ऐसे लग रही है सर कि कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस खो चुकी है, और इन्हें शुरू में लगा कि 99 सीट जीतकर हम कुछ करेंगे, बट उसका भी कोई इम्पैक्ट खास नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज जो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि जैसे ही चार्जशीट पेश हुई तो राहुल गांधी ने जो कहा वो आपको भी ध्यान होगा कि एक दिन तो सत्ता बदलेगी, और जिस दिन बदलेगी मैं ऐसा कर दूंगा कि ये फिर दोबारा नहीं होगा। तो सीधे सीधे धमकी कि भाई कभी तो आओगे तो लपेट दिए जाओगे टाइप। नहीं, देखिए एक्चुअली सत्ता बदलेगी, ये जो सुर है ना, धमकी देना, ये करना, देखिए हमारा देश जो है ना थोड़ा सा नम्रता को स्वीकार करता है।
मेरे पर अगर कोई चार्ज लगा है तो मैं सिंपली कहूंगा साहब आइए जांच कीजिए, पूरी जांच प्रक्रिया से हम निकलेंगे, तो उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन जब आपका टोन होता है इस तरह का कि सत्ता बदलेगी, सत्ता कैसे बदलेगी? सत्ता बदलने को तरीका तो होना, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का पैसा आप खा रहे हैं, लोगों को आप आग दिखा रहे हैं, आप अधिकारियों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने ऐसा किया था? जब मुझे तो भाई 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि उस समय इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था इन सब चीजों को लेकर, उस समय इतने बड़ी उम्र भी नहीं थी, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं आज बैठकर, तो मैं देखता हूँ कि मोदी जी 16 घंटे जाके बैठे हैं सीबीआई के सामने जाकर, 16 घंटे पूरी पूछताछ हुई है, उन्होंने तो कभी ऐसा टोन भी नहीं जवाब दिया। यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी आप मान कर रहे कि पूरा परिवार के बपोती है आपका देश। सिंपल तो ये वाली तर्क वाली बात नहीं है। और 99 सीट लाकर निश्चित रूप से कांग्रेस में कॉन्फिडेंस आया था, और मैं अच्छा भी मानता हूँ कि विपक्ष एक मजबूत हो, एक स्ट्रॉन्ग हो, जिसे सरकार को क्या करता है वो बैलेंस रखता है, कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब से लगातार चुनाव हारे हरियाणा का, खास तौर से हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा का तो चुनाव ऐसा हारे ना, जीता है, जिसे कहते हैं कि प्लेट में था, बिल्कुल, बस आप खा नहीं सके। क्यों हारे वो चुनाव? ओवर कॉन्फिडेंस। 99 सीट, इन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि सरकार, मतलब इस बात की खुशी थी कि सरकार नहीं, वो जो 400 सीट थी वो हमने आने नहीं दी, हमें 99 आई उसका मतलब नहीं है, लेकिन 400 सीट ये उसमें खुश थे। ये नहीं सोचा कि सरकार हमारी नहीं बनी, 2 बार सरकार रहने के बाद भी, तब भी अब तीसरी बार सरकार बनाने को, और अब भी क्या कमजोर सरकार नहीं है? आप बताइए, नीतीश कुमार हो, नायडू साहब हो, एक मुद्दे में मोदी जी का साथ छोड़ा हो, नहीं तो गठबंधन सरकार का तो हमारा इतिहास रहा है, एकदम पूरा खिंचान चलती है गठबंधन सरकार में, अलायंस गवर्नमेंट में, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद आपका दिल्ली का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, जैसा आपने कहा बम्पर लेके गए, महाराष्ट्र का चुनाव 2/3 सीटें, बताइए अब उसका उत्तर क्या मिलता है? उत्तर क्या मिलता है कि ईवीएम मशीन में घोटाला कर दिया, चुनाव की मशीन में घोटाला कर लिया। आजकल मैं देख रहा हूँ अभी एक मामला हुआ, जैसे भी राज्यपाल वाला, राष्ट्रपति वाला मामला हुआ, उसको कपिल सिब्बल और कल अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि आपके अगेंस्ट डिसीजन आया तो आप उसमें धनखड़ साहब उसमें क्या करें, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कोर्ट को भला बुरा कह रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं जब आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है चीज को लेकर। 2 चीजें हैं, 2 सवाल पर हम बात करेंगे। एक तो कांग्रेस के रिवाइवल पर जी, और एक बात करते हैं जो अभी आपने धनखड़ जी का जिक्र किया। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि धनखड़ जी, देखिए, सोशल मीडिया पर कह लीजिए वैसे 2 तरह के व्यूज हैं कि आप एक तरफ कोर्ट को धमका रहे हैं, जो धनखड़ जी पर आरोप है, और धनखड़ जी कह रहे हैं कि कोर्ट राष्ट्रपति से ऊपर नहीं है। इसमें आपका क्या पॉइंट है? क्या कौन प्रभावी है? कायदे में तो ये है कि दोनों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए एक दूसरे के काम में, संसद को और न्यायपालिका को, लेकिन आपका क्या पॉइंट है इस पर? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न बड़ा टेक्निकल प्रश्न भी है, इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से मैं उत्तर भी दूंगा और फिर सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारा जो संविधान है ना, और संविधान ने हमारी 3 गवर्नमेंट के अंग बनाए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और तीनों में अगर ये कहा जाए कि कौन सुप्रीम है, क्या विधायिका सुप्रीम है, या न्यायपालिका सुप्रीम है, या कार्यपालिका सुप्रीम है, ये आप नहीं कह पाएंगे। हमारे यहाँ सुप्रीम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि कौन सुप्रीम होगा। हालांकि एक सुपरमेसी बनाने का प्रयास किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जब एक 24वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि पार्लियामेंट इज द सुपरमेसी, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, और पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट करती है तो इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ऐसा ही काम किया गया था नेहरू जी के द्वारा पहले संविधान संशोधन में, जब आर्टिकल 31B जोड़ा गया था। 31B में स्पेशल लिख दिया गया था कि अगर हम किसी भी तरह का भूमि सुधार को लेकर काम करते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जबकि जुडिशियल रिव्यू पावर जो है आपकी किसकी है? जुडिशरी की है, जो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, कई सारे आर्टिकल्स हैं जिनसे मिलती है, लेकिन आर्टिकल 13 और 32 से डायरेक्टली से मेंशन है कि न्यायपालिका किसी भी मामले को जांच कर सकती है, और जांच कर लगता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको 0 भी कर सकती है, 0 भी कर सकती है। उसके बाद हम इंदिरा गांधी जी को देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन करती हैं, तब भी पार्लियामेंट कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा क्या था, एक मुझे याद आता है सेकंड जज केस होता है, एक कोलिजम, आपने नाम सुना कोलिजम? हाँ, कोलिजम को लेकर भी संविधान में कहीं भी कोलिजम नहीं लिखा था।
संविधान ये कहता था कि जो जजों की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट जो नियुक्ति करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की जजों की सलाह पर करेंगे। ये संविधान में लिखा था, आर्टिकल 124 में लिखा था ये बात। ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक परंपरा बन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो एक वरिष्ठता के आधार पर होगा, यानी कि सीनियरिटी के बेस पर होगा। जैसे मान लीजिए 7 जज हैं, उनमें जो सीनियर हो जाएगा उसको बना दिया जाएगा। 65 साल की उम्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उनका जो वरिष्ठ होगा वो अपना सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बन जाएगा। ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी जी क्या करती है, 2 बार 73 में और 77 में इस परंपरा को तोड़ देती है। ठीक है। पहले तो बात का आपका अजीत नाथ रे को बनाती है, और उसके बाद आपका बनाती है किसका, आपका AM बेक को, उनको आपका चीफ जस्टिस बनाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लगातार क्या करता है, अपनी ताकत को अर्जित करने का प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिसीजन देते हैं जो आपके गले में कहते हैं वो सुन के आपको हजम नहीं होंगे। जैसे क्या, सेकंड जज केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं अगर राष्ट्रपति को जुडिशरी कोई सलाह देगी, ठीक है, जज की नियुक्ति को लेकर, तो वो सलाह बाध्यकारी होगी। ओके, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोला, कि अगर जुडिशरी कहती है कि फलाना व्यक्ति को आप जज बना दीजिए, ठीक है, पहले तो ये तो कोर्ट, हमारा संविधान क्या कह रहा है कि जो सलाह देंगे वो सलाह मानना या ना मानना बाध्यकारी नहीं प्रेसिडेंट पर, ये संविधान में लिखा है। लेकिन जुडिशरी को लगता है कि सरकार तो हमारी सारी शक्तियां छीन रही है 24 संशोधन से, 42 संशोधन से, तो और फिर आपका जजों की नियुक्ति अपनी मर्जी से कर रही है। तब कोर्ट को ये बोलना पड़ा। और उसके बाद हम देखें लगातार कोर्ट अपनी शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता जा रहा है। चाहे वो मानका गांधी केस, एक मेनका गांधी केस 1978 का, उसके माध्यम से भी जुडिशरी ने क्या किया, हमारी जुडिशरी, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा, हमारी जुडिशरी जहां पहले ब्रिटेन की जुडिशरी की तरह काम करती थी, लेकिन 1978 के बाद हमारी जुडिशरी अमेरिका की जुडिशरी की तरह काम करने लगी। आप कहोगे ये क्या अंतर बोल रहे हो, प्रेजेंट में कैसा छोटे हो। पहली वाली जो जुडिशरी थी 78 से पहले, वो ये कहती थी हम सिर्फ ये देखेंगे कि संविधान क्या कह रहा है और सरकार ने जो काम किया है वो संविधान के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, संविधान का कौन सा लॉ ब्रीच हुआ, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब 78 बात क्या कह रही है, जुडिशरी कह रही है कि नहीं, हम अपने विवेक से भी सोचेंगे, भले संविधान में कुछ ना लिखा हो। ओके, अगर संविधान में कुछ नहीं भी लिखा तो हमारे पास दिमाग है, और हम दिमाग से देखेंगे कि क्या ये चीज संविधान में मेंशन नहीं है, तो क्या फिर भी संवैधानिक है या नहीं है। नहीं समझे? मैं समझ गया। एक बार दर्शकों को मैं फिर दोबारा बताता हूँ, मैं दोबारा से बताता हूँ कि संविधान में कोई चीज मेंशन नहीं है, अब वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसका डिसाइड कैसे होगा। तो जज बोल रहे कि हमारे पास विवेक है, हम विवेकशील है, हम दिमाग लगा के बता देंगे कि संवैधानिक है या संवैधानिक है। और यही से इशू निकलता है आर्टिकल 142 का, जो जगदीश धनखड़ जी ने बोला। उसको कहा जाता है हमारे यहाँ पर न्यायिक सक्रियतावाद, इंग्लिश में जुडिशियल एक्टिविटीज। और न्यायपालिका बहुत सारे ऐसे डिसीजन, एक नहीं कई डिसीजन ऐसे दिए, जैसे एक डिसीजन एडल्ट्री वाला केस, उसकी बड़ी आलोचना हुई। जुडिशरी ने कहा कि हस्बैंड और वाइफ है, ये मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए भी, और तीसरा कोई व्यक्ति है, वो वाइफ के साथ अगर फिजिकल रिलेशंस बनाता है तो ये क्राइम नहीं है। अच्छा, पहले ये था कि ये क्राइम माना जाता था, पहले ये था कि ये क्राइम माना जाता था, लेकिन जुडिशरी ने कहा ये क्राइम नहीं है, चाहे तो पति पत्नी से तलाक ले सकता है, लेकिन इट्स नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये बात ऐसा था कि सरकार भी हक्का बक्का रह गई। हमारे कई सारे डिपार्टमेंट, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, फौजी भाई 1 साल तक रह रहे हैं बॉर्डर पे, परिवार उनके घर पे अकेला है, अब वाइफ है। अब मैं जो बोलना चाह रहा खुल के ओपनली, तो हमारी फोर्स की ओर से याचिका लगाई गई है कि साहब इस विचार पे जो आपने डिसीजन दे दिया, उस थर्ड पर्सन को पहले लोग ये कहता था कि थर्ड पर्सन पर पति केस कर सकता है कि तूने मेरी पत्नी के साथ में रिलेशंस कैसे बनाए, अफेयर कैसे चलाया। अब आपने फ्री कर दिया, बस पति को ये अधिकार को तलाक ले ले। ये केस हुआ। ऐसे सबरीमाला वाला केस था, अयप्पा स्वामी का मंदिर है, सबरीमाला जो मंदिर है, जैसे हमारे यहाँ पे हर्ष भाई हनुमान जी होते ब्रह्मचारी रहे हैं, और देखिए मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू से जुड़े, हम लोग मंगलवार का व्रत रखे हैं। लड़कियों के लिए मंगलवार का व्रत नहीं, लड़कियां सोमवार बुधवार, ऐसा कोई नहीं कि भाई ऐसा है, लेकिन जनरली हमारे परिवार में ही चलता है। और शुक्रवार का व्रत लड़कियां रखती है, हम लोग ज्यादातर लड़के अपना मंगलवार को तो मेनली हमारा रहता है।
ऐसे हनुमान जी की पूजा का भी प्रावधान हमारे लिए है। तो अयप्पा स्वामी जो है वो ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं। अब ब्रह्मचारी प्रकृति के जो देवता हैं उनका ये था कि मैं कभी भी महिलाओं के संपर्क में नहीं जाऊंगा। तो जब उनका मतलब पूरा हुआ मंदिर बना तो उसके बाद भी उस परंपरा को जारी रखा गया। अब उसमें ये था कि महिला कौन सा, महिला की कैटेगरी है कि जो कन्या है वो तो जा सकती है, जैसे हम यहाँ पे कन्या करते हैं ना, नवरात्र में करते हैं, बच्चियां हैं, या फिर जिनका जो एक मंथली पीरियड हो, जो मतलब आपका जब बच्चे तो एक 40-45 साल की एज होती है, उसके बाद की महिला जा सकती है, इन बिटवीन नहीं जा सकती। वो माँ के रूप में हो गई, वो एक कन्या के रूप में हो गई, तो वहां सुप्रीम कोर्ट की महिलाएं जा सकती है। तो यहाँ पे सरकार ने याचिका लगाई कि साहब विचार कर लीजिए, थोड़ा एक सामाजिक जो मान्यता उसको कोर्ट आप देख के कीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट, लेकिन कोर्ट को थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो मैटर हो उसमें क्या हुआ है, राज्यपाल के ऊपर बाउंड्री लगा दी गई है और राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति बाउंड्री लगा दी गई है। क्या था, आर्टिकल 200 कहता है कि कोई भी विधेयक जो राज्य की विधानसभा पास करेगी वो जाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर क्या करेगा उस पे या तो हाँ करेगा या ना करेगा, या प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर देगा आर्टिकल 201 के 201 के तहत। ठीक है। तमिलनाडु के 10 बिल गए थे गवर्नर के पास, उन 10 के 10 बिल को 2023 से प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया था तमिलनाडु के गवर्नर ने। तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि देखो जी हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, और इन्होंने बिल को क्या कर दिया, प्रेसिडेंट रिजर्व कर दिया, हमारा बिल पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते हैं कि भैया प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर जवाब देना होगा, और गवर्नर 1 महीने तक केवल बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, और अगर प्रेसिडेंट के पास चला गया तो 3 महीने में आपको देना पड़ेगा। अब ये तो उन्होंने डिसीजन दे दिया, लेकिन संविधान में इस तरह की समय सीमा का कोई प्रोविजन नहीं था। फिर उन्होंने वो अपने विवेक वाला जो इम्प्लीमेंट था वो यहाँ कर दिया। इसको लेकर जगदीश धनखड़ जी कहा ये जो आप कर रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर मिसाइल आप मार रहे हैं। संविधान में क्यों किया गया था? फिर देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था क्यों की गई थी। हमारे यहाँ पे जो कहते हैं संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था का जिक्र है, लेकिन हमारे अम्बेडकर जी ने खुद कहा था, संविधान निर्माता संविधान सभा में, कि हम चाहते हैं कि संघात्मक व्यवस्था तो हो लेकिन एक मजबूत केंद्र वाली व्यवस्था हो, क्योंकि इतिहास गवा रहा है जब जब हमारे यहाँ केंद्र कमजोर हुआ थी तब तक हमने गुलामी के दंश को झेला है। बिल्कुल। तो राज्यपाल तो वो कड़ी है जिसके माध्यम से केंद्र राज्यों पे कंट्रोल रख रहा है। और देखिए इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है हमारे पास में, हमारे यहाँ शक्ति बटी हुई है केंद्र राज्य के बीच में भी। केंद्र सरकार के पास में केंद्र सूची, इस पे केंद्र सूची केंद्र सरकार कानून बनाती है, फिर आपकी राज्य सूची तो राज्य सरकार कानून बनाती है, एक है संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं, जिसपे दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन मान लो कोई एक विषय है, उस पर केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी कानून बनाया, लेकिन दोनों में अगर गतिरोध हो गया तो केंद्र की बात मानी जाएगी, राज्य की बात नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा एक और पावर है जिसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेड्यूसरी पावर, वो भी सेंटर के पास है। ठीक है साहब। अब देखिए केंद्र सूची किसके पास, केंद्र सरकार के पास, संवर्ती सूची किसके पास, केंद्र सरकार के पास, अवशिष्ट शक्ति किसके पास, केंद्र सरकार के पास। इसके अलावा जो राज्य सूची है ना, खास स्थितियों में राज्य सूची पर भी कानून बनाने के अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। हाँ, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश का मामला है। नहीं, अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे भी अब आप देखिए राज्य सूची पर भी कानून केंद्र बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चारों पे अधिकार किसका, केंद्र सरकार का। तो संविधान निर्माताओं ने केंद्र को ताकतवर बनाया था ना। सही बात है, केंद्र को ताकतवर, ये मैं आपको उदाहरण से दिया कि केंद्र को ताकतवर बनाया, और आप केंद्र सरकार को ये कह रहे हो कि 3 महीने बिल पास करना होगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर क्या दिक्कत है इसमें, भाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आप 3 महीने से ज्यादा रोकते हैं तो आपको लॉजिक बताना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है हर्ष भाई, डेमोक्रेसी, जैसा भी आपने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, और कुछ लोग मान भी लेंगे। कुछ लोगों को मतलब नहीं है ना कि फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं। आपके मेरे जो डिस्कशन है सब लोग थोड़ी नहीं देख पाएंगे। अगर कांग्रेस ने देख भी लिया तो मुझे कहते हैं कि बीजेपी का समर्थक है, आप हर्ष भाई को बीजेपी समर्थक है, हाँ लेवल लगा दिया गया, वो तथ्य की बात नहीं करेंगे। अब जब होता है यही बात होती है कि मान लीजिए राज्य ने कोई बिल पास किया और तमिलनाडु की जनता को उससे लाभ हो रहा है, लोक लुभावन कोई बिल है, लेकिन पूरे देश के इंटरेस्ट में वो बिल नहीं है, क्योंकि एक जगह शुरू होता है तो दूसरे के बातें उठती है। तो केंद्र सरकार ने क्या उस बिल को रोक दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि फिर तमिलनाडु की जनता केंद्र सरकार क्वेश्चन उठाएगी, हम विचार कर रहे हैं, तरीका होता है, हम विचार कर रहे हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, आपने पापा से कहा पिताजी मुझे काम करना है, हाँ बेटा करेंगे, हाँ बेटा करेंगे, चीजों को टाला जाता है ताकि समय रहते रहते आप भी, अरे हाँ यार
पापा ने सही किया था, प्रोज एंड कॉन्स समझे जा सके। समझ जा सके, या फिर धीरे क्योंकि हमारी उम्र नहीं है समझने की, बिल्कुल। तो वो टालते थे। आज मुझे समझ में आता है कि पापा ने 3 साल तक इस चीज को टाले रखा। मुझे आज समझ में आता है कि वो उसमें सही चीज को टाला था। वो अगर वो डिसीजन उसमें ले लिया होता मैं, और पापा से अड़ गया होता, जिद कर गया होता, उसके कितने नुकसान हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा समझदारी की बातें होती हैं जी। तो चलिए चलते चलते एक अंतिम प्रश्न ये है जो मैंने कहा भी था, क्या लगता है कि आपको कि कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? देखिए, मैं नाउम्मीद तो नहीं हूँ, है ना, और मैं देखो मैं मतलब दिल से चाहता हूँ कि कांग्रेस रिवाइव करे। देखिए, बीजेपी है, अच्छा काम कर रही है, प्रेसिडेंट मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के ऊपर विपक्ष का नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत सिंपल सी बात है। और मैं ये नहीं कहता कि विपक्षी रहें, सत्ता में भी आए, क्योंकि दूसरी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। पहले की गलतियों को कब तक हम लोग लेके चलेंगे, मौका मिलना चाहिए, रिवाइव होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिसीज को लेकर थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे क्या बोलना। हालांकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि कई मामलों में बहुत सदके बीजेपी कांग्रेस बोल रही है, जैसे मुर्शिदाबाद वाले मामले में ममता बनर्जी को लताड़ना, ये कांग्रेस ने खुद किया है। 19 से 20 तो हो गई। हाँ, 1920 तो हुई है। और हम देखें जैसे आपका वक्फ बोर्ड वाले मैटर को लेकर बहुत सावधानी से गेम किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं बोले। आगे क्या, इमरान मसूद को और इरफान, क्या नाम है वो, ये प्रतापगढ़ी जो है, क्या नाम है, इमरान प्रतापगढ़ी, इन दोनों को आगे किया, फ्रंट पे किया, खुद अपने आप को बैक में हो गए। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि वो ठीक से प्लान कर रहे हैं, और जहां समझ रहे हैं कि पब्लिक को कैसे जोड़ना है। एक नहीं कि अपने एक चस्पा लगवा दिया गया कि हम कांग्रेस केवल क्या मुस्लिम के समर्थक है, और ये मुस्लिम तुष्टिकरण का कारण था कि जो बीजेपी पावर में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।